हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइव ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज प्रवीण हियर। हम लोग मास्टर सीरीज कर रहे हैं जो कि है आपकी साइकोलॉजी के लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए। साइकोलॉजी के हम सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं और यहाँ पे यूट्यूब पे आपको ये 30 डेज वीडियो सीरीज रहने वाली है। मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस वीडियोस में हम 4 टॉपिक्स ऑलरेडी कर चुके हैं। बेसिक साइकोलॉजी इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लर्निंग डिसऑर्डर्स, इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस के लिए जो थ्योरीज हैं ये सारे हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे कंसेप्ट ऑफ आईक्यू। पिछला टॉपिक जो इंटेलिजेंस हमने किया है उससे कोरिलेट करेगा। आगे जो टॉपिक इसके बाद हम करेंगे वो रहेगा आपका इंटेलिजेंस टेस्ट, वो भी इस चैप्टर से रिलेट करेगा। यानी कि इंटेलिजेंस है आपका, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है और आईक्यू है, असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट है। ये सारी चीजें कोरिलेट करती है आपस में, इसलिए इनको साथ में पढ़ना अच्छा रहता है ताकि कुछ क्वेश्चन कोरिलेट हो, उनको हम समझ पाएं और बेहतर तरीके से रिजल्ट उसके हमें मिलते हैं। फिर वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए शुरू करते हैं। आज कंसेप्ट हम पढ़ेंगे आईक्यू का, और आईक्यू को कहते हैं इंटेलिजेंस क्वेश्चन। एक जो एजुकेशनल क्वेश्चन भी होता है उसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे, उसको सेपरेट क्वेश्चन में आपको बता दूंगी। हालांकि एक या दो क्वेश्चन ही वहां से पूछा गया है, लेकिन हम कंसेप्ट क्योंकि एक बार आया है तो हो सकता है रिपीट हो, इसलिए उसको पढ़ना भी जरूरी होता है। सबसे पहले आईक्यू का जो कंसेप्ट है डब्ल्यू स्टार ने दिया है। इसका जो फॉर्मूला रहता है आप सभी को पता ही होगा, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिक एज, यानी कि जो मानसिक आयु है और इसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है इसे वास्तविक आयु कहा जाता है, इंटू 2। ये डब्ल्यू स्टर्न थे आपके, इन्होंने दिया था। काफी ज्यादा काम स्टर्न ने जो है इस आईक्यू के लिए किया है। जब भी आपको क्वेश्चन कई बार बहुत बार ये रिपीट हुआ है डब्ल्यू स्टर्न का नाम कि आईक्यू फॉर्मूला किसने दिया, आईक्यू फॉर्मूला किसने दिया, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन, एक तो इस तरह का फॉर्मूला लगा के जो कैलकुलेशन है वो तो बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा गया है एचपी टेट में, लेकिन इसके अलावा जो आईक्यू का टेबल है वहां से डायरेक्टली और इनडायरेक्ट एक पूरी भाषा बदल के भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ताकि थोड़ा सा उलझाया जा सके जो स्टूडेंट्स हैं। लेकिन फिर भी आपको समझ के अगर आप कंसेप्ट कोई भी करते हैं तो आप हर तरह का प्रश्न वहां से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आईक्यू को क्लासिफाई किया गया है जो कि एक टेबल दिया हुआ है। एनसीईआरटी में भी आपको ये टेबल मिल जाएगा। साथ में ये टेबल, इसमें भी मैं एडिशनल क्वेश्चन आपको बताने वाली हूँ। एनसीईआरटी का टेबल में कुछ चेंजेस हैं और थोड़े से और भी चीजें मैं आपको करवाऊंगी। एनसीईआरटी के पोर्शन भी मैं आपको बताऊंगी। अब ये टेबल टर्मन ने दिया है और कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज ये अल्फर्ड बाइनेट ने दिया है। आईक्यू टेबल की बात करते हैं हम यहाँ पे। रेंज आपको एकदम फिट माइंड में बिठा लेनी है, मैं आपको एनसीईआरटी के टेबल से भी इसका कंपैरिजन करके बताऊंगी। जीनियस, जो सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, उनका जो आईक्यू रहता है 140 से ऊपर रहता है। और यही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एचपी टाट में पूछा हुआ है कि प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनका आईक्यू जो है 140 ही वहां पे आपके ऑप्शन में था। मैं आपको बता दूं कि ये जो है एनसीईआरटी में जो वेरी सुपीरियर है, ठीक है, वेरी सुपीरियर यहाँ पे 130 तक दिया हुआ है। और जीनियस का जो कंसेप्ट है वो जीनियस वर्ड टेबल में एनसीईआरटी के नहीं यूज किया गया है। लेकिन आपने याद रखना है कि 140 या इससे ऊपर किसी का आईक्यू हो तो वो जीनियस प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, या कोई पर्सन हो सकता है, नॉट ओनली बच्चे। वेरी सुपीरियर, बहुत ज्यादा सुपीरियर हैं, उनका जो है आपका रहता है 130 से 139 तक। सुपीरियर है उनका 120 टू 129 रहता है। अबव एवरेज होते हैं ये आपके 110 से 119 होते हैं। एवरेज या नॉर्मल आईक्यू जिनका होता है ये 90 टू 109 होते हैं। यहाँ पे आप एक चीज नोट कर लेंगे, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी तकरीबन 50% लोग, परसेंटेज एक दिया हुआ है पॉपुलेशन का कि कौन से आईक्यू के ज्यादा लोग होते हैं। तो सामान्य वर्ग के जो आईक्यू होता है जिनका नॉर्मल एवरेज, वो सबसे ज्यादा होते हैं। दिया हुआ है कि वो 50% तक होते हैं। इसके बाद परसेंटेज इसके नीचे जो आता है वो दिया हुआ है अबाउट 16%। और ये आपके अबव एवरेज वाले आते हैं और बिलो एवरेज मतलब एवरेज के साथ वाले जो हैं ये इसमें आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिलो एवरेज कितना रहता है, दैट इज 80 टू 89। डल और बॉर्डर लाइन आ जाते हैं आपके, ये आते हैं 70 टू 79।
अब यहाँ तक एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये जो आपका बॉर्डर लाइन है, इसके बाद एक ही इन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है, दैट इज बिलो 70, इन्होंने बिलो 70 लिखा हुआ है और उसको मेंटली चैलेंज्ड और रिटार्डेड कहा है, जिसमें से आपके मोरन, स्टूपिड, फुलिश, इडियट सब आते हैं। इन तीनों को एक ही जगह एनसीईआरटी ने बिलो एवरेज करके लिखा हुआ है और कहा गया है एनसीईआरटी में कि 2.2% लोग जो है वो सबसे इसमें सबसे लो यानी कि बिलो 70 के आईक्यू में आते हैं। मैं आपको थोड़ा-सा एनसीईआरटी का पोर्शन में ये टेबल सबसे पहले बता देती हूँ। देखिए स्टूडेंट, इस तरह से जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही थी परसेंटेज वाला, आप देखिए आईक्यू की रेंज है और लेवल दे के रखा है उसका, और इसके बाद पॉपुलेशन परसेंटेज कितना है ये चीज़ दे के रखी है। जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 50% जो है लिखा हुआ है, तो वो एवरेज, और आपको ये आईक्यू का रेंज भी याद रखना है, 90 टू 109 या फिर कभी-कभी 1010 भी लिखा होता है। कुछ एक क्वेश्चंस में आपको मिल सकता है और यहाँ से बिल्कुल आपने सारी की सारी रेंज लर्न कर लेनी है, बिकॉज बहुत बार क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चन पूछे हुए हैं जो कि इस टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टॉपिक। चलिए, बाकी चीजें जो मैंने आपको आईक्यू के बारे में बताई, अब देखते हैं हम इसके बारे में। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, शेप ऑफ आईक्यू स्कोर कर्व जो है, ये चीज हो सकती है आप लोगों के लिए नहीं हो, लेकिन ये एनसीईआरटी में दी हुई है कि एक कर्व है जो आईक्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट उसकी जो रेंज है, तो किस तरह का वो एक कर्व बनता है, बेल शेप्ड होता है, वो बेल शेप्ड कर्व होता है। मैं आपको कर्व दिखाऊंगी तो आपको और वो याद रहेगा अपने कंसेप्ट में। अब देखिए यहाँ पे 1905 में 1905 में अल्फ्रेड बाइनेट थे और थियोडोर साइमन थे। इन्होंने सबसे पहले सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया था इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया सबसे पहले इंटेलिजेंस को मेजर किसने किया था, तो आपका बाइनेट और साइमन आंसर होना चाहिए। इसके बाद 1908 में जो है मेंटल एज का कंसेप्ट आया था और इसके बाद बाद में क्रोनोलॉजिकल एज के बारे में आया। बायोलॉजिकल एज जो है, जो हमारी नॉर्मल एज होती है, हम बोलते हैं कितने साल का बच्चा है या कितने साल का कोई पर्सन है, उसे हम क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट, यहाँ पे एक लाइन दी हुई है एनसीईआरटी में, अ ब्राइट चाइल्ड्स मेंटल एज इज मोर देन हर और हिज क्रोनोलॉजिकल एज, फॉर अ डल चाइल्ड मेंटल एज इज बिलो द क्रोनोलॉजिकल एज। मतलब इसमें जो है ये बताया गया है कि अगर कोई ब्राइट बच्चा है तो उसकी मेंटल एज, मानसिक आयु ज्यादा होगी उसकी वास्तविक आयु से, और अगर कोई बच्चा डल है तो उसकी मानसिक आयु उसकी वास्तविक आयु से क्या होगी, कम होगी। रिटार्डनेस जो होती है इज डिफाइंड बाय द बाइनेट एंड साइमन टू बीइंग टू मेंटल एजेस ईयर बिलो द क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, इस तरह से इस चीज को कि वो मेंटली ज्यादा है या कम है, साइमन और बाइनेट ने इस बेसिस पे रिटार्डनेस, जो हम कहते हैं ना मेंटली रिटार्डेड, यानी कि बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं कर पा रहा है, चीजों को समझने में उसे दिक्कत हो रही है, तो मेंटली रिटार्डेड उसे कंसीडर कर लिया जाता है। 1912 में विलियम स्टर्न ने, जो कि जर्मन के साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने डेवलप किया था कंसेप्ट ऑफ आईक्यू। ये मैं आपको क्वेश्चन बता चुकी हूँ कब किया था, ये वैलिड डेट आपको एनसीईआरटी से मिल रही है, यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया, वही चीजें हैं सारी। ठीक है, अगर जो है स्टूडेंट मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज इक्वल है तो ऑब्वियसली आईक्यू उसका 100 ही आता है हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कुछ चीजें, ये आपके लिए क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन है दोनों ही जो दिए हुए हैं कि कैलकुलेट करिए। ठीक है, अब हम बात इसमें कर लेते हैं यहाँ पे नॉर्मल कर्व की। जो मैंने आपको कहा कि बेल शेप्ड अप्रोक्सीमेटली जो आईक्यू का स्कोर के लिए एक ग्राफ बनता है वो बेल शेप्ड होता है। पहले हम इस ग्राफ को देख लेते हैं कि किस तरह से, ये देखिए ये ग्राफ यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन इसकी दी हुई है और ये कुछ ऐसे बन रहा है। ठीक है, समथिंग लाइक बेल, इस तरह से जैसे घंटी लगी होती है ना आपके मंदिरों में, उस तरह का थोड़ा ये देखने में लगता है, इसीलिए इसको बेल शेप्ड कर्व कह दिया जाता है। अब थोड़ा सा इसकी डिटेल देखते हैं, तो देखिए नीचे इसमें जो दिया हुआ है आईक्यू स्कोर दिया हुआ है, ये 0 से लेके 180 तक दिया हुआ है, और जो चीजें मैंने आपको कही कि एवरेज वाले जो है यहाँ पे आते हैं 100 के आसपास। ठीक है, इससे लो एवरेज बॉर्डर लाइन नीचे आ जाते हैं। इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी जिनमें है, ठीक है, जो मैंने आपको आईक्यूज बोले, जो मॉडर और मिड लाइन या प्रोफाउंड है, जो उनका कितना आईक्यू रहेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। वेरी सुपीरियर सुपीरियर है और हाई एवरेज वाले बच्चे हैं तो उनका आईक्यू कितना रहेगा, इस ग्राफ से भी आप ये आईक्यू निकाल सकते हैं। ओके जी, तो ये बेल शेप्ड कर्व का कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट यहाँ से। ओके, तो ये हो गए आपके एनसीईआरटी
एनसीईआरटी का पोर्शन भी, जिसमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं ये आपको एकदम माइंड में बिठा लेनी है। आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, फॉर्मूला से आपको निकालना आना चाहिए कि आईक्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है कि कैलकुलेट करिए आईक्यू। चलिए अब हम देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आर्ट्स में भी बहुत सारा क्वेश्चन है आपके, चाहे जीवीटी है आपका, ये मेडिकल नॉन मेडिकल कोई सा भी टैट है, हर एक टैट में क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन है कि एक 5 साल का बच्चा है, तो यानी कि 5 साल का बच्चा, उसकी ये नॉर्मल एज मतलब वास्तविक आयु की बात की गई है, क्रोनोलॉजिकल एज इसे हम कह देंगे। चाइल्ड्स मेंटल एज दी हुई है 6 साल, उसकी क्या है मेंटल एज है। तो अब आप कैलकुलेट करिए, तो इसमें क्या हो जाएगा मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। और क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट कितना 20। और जब आप इसको 120 इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 को 20 से, तो आपके पास 120 इसका क्या आ जाएगा आईक्यू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बालक की मानसिक आयु व शारीरिक आयु दोनों 7 वर्ष है, दोनों ही क्या है 7 वर्ष है। मैंने आपको कहा कि अगर मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज दोनों सेम है तो आपको मतलब कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, तो 100 ही आएगा। तब आपको कैलकुलेट नहीं करना है, बस आपको बस देखना है कि उसका 100 ही है। लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ देखिए, बालक की मानसिक आयु व शारीरिक आयु दोनों 7 वर्ष है, उसे किस वर्ग में वर्गीकृत किया जाएगा। ऑप्शन है सामान्य से कम बुद्धि है उसकी, बी है सामान्य बुद्धि में, सी है सामान्य से अधिक बुद्धि और प्रतिभाशाली। अब ये क्वेश्चन आपका टेबल से पूछा गया है। 100 आईक्यू के बच्चे को सामान्य वर्ग में रखा जाता है, मैंने बताया 90 से 110 या 109 जो है वो आपके सामान्य बुद्धि यानी कि जिन्हें हम एवरेज कह सकते हैं कि एवरेज आईक्यू वाले जो है, तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन भी सामान्य बुद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, हु इज फाउंडर ऑफ इंटेलिजेंस कोशेंट मेजरमेंट, किसने जो है वो ये जो आपका फॉर्मूला है, ठीक है, इंटेलिजेंस कोशेंट को मेजर करने के लिए जो दिया हुआ है। तो अभी मैंने बताया, जरा सोचिए इसको, इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं, क्योंकि मैंने 2-3 बार रिपीट किया पीछे, आप नोट्स को विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा हुआ है क्वेश्चन की क्या फॉर्मूला यूज होता है, फॉर्मूला ही पूछ लिया हुआ है, जो आपका सूत्र है वही पूछ लिया हुआ है कि क्या है वो। तो आपको सभी को पता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 है। फॉर्मूला ऑफ आईक्यू बार बार पूछा हुआ है, सीधा फॉर्मूला दिया है, आपको पहचानना है कि कौन सा सही है, उसको थोड़ा बहुत घुमाया हुआ है बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, चाइल्ड हैविंग आईक्यू लेस देन 20 और 25 से कम है उसका आईक्यू, तो किस कैटेगरी में वो रखा जाएगा। बस ये भी आपका टेबल से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर इस तरह से किसी का आईक्यू है तो वो क्या है प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डनेस उसे है। अब ये क्वेश्चन आंसर में क्या लिखा हुआ है, आंसर में आपका ये वर्ड यूज हुआ है प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डनेस। ध्यान दीजिए, अब मैं आपको वापस ले जाना चाहूंगी इस ग्राफ पे। देखिए ये क्वेश्चन स्टूडेंट यहां से पूछा हुआ है, यहां से पूछा हुआ प्रोफाउंड लिखा है, ठीक है, इसको रोटेट करके आप देखेंगे यहाँ पे प्रोफाउंड लिखा हुआ है। तो 20 पूछा हुआ है, 20 या और 25 से कम अगर किसी का आईक्यू है तो बस यही, ये देखो इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसीज उनमें है, यानी मेंटली रिटार्डेड प्रोफाउंड, समझ गए आप लोग। ऑप्शन में ये दूसरी सब मेंटल रिटार्डेंस भी दिया हुआ है, मॉडरेट भी दिया हुआ है और माइल्ड भी दिया हुआ है, यही चारों ऑप्शन दिया हुआ है। यानी कि स्टूडेंट आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी की क्या वैल्यू होती है। मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन चाहे साइकोलॉजी की एनसीईआरटी है या दूसरे कोई सब्जेक्ट की एनसीईआरटी है, जैसे मैंने आर्ट्स वालों के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एनसीईआरटी के चैप्टर्स बताए थे कि एसएससी की जो आपके यानी सोशल साइंस के जो टॉपिक्स आते हैं वो कौन से चैप्टर से आते हैं और कौन से क्लास से हैं, ये भी मैंने बताया था। अभी रीसेंट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप विजिट कर सकते हैं, मेरी कुछ दिनों पहले की वीडियो है। एग्जैक्टली मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है कि कौन सी डेट को मैंने डाला था। तो ये देखो ये वैल्यू है आपके सामने, ये चीजें हैं। कभी भी जब आपको समय लगेगा आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा। एनसीईआरटी भी स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि मैम आप कौन सी एनसीईआरटी है साइकोलॉजी की बता रहे हो, तो क्लास +1 और क्लास +2 की साइकोलॉजी की एनसीईआरटीज हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आती हैं। आप जिस मीडियम में कंफर्टेबल पढ़ना पसंद करते हैं आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है कि बुद्धि लब्धि
बुद्धि लब्धि हिंदी में बोलते हैं हम आईक्यू को। बुद्धि लब्धि के सूत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष में किया गया है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अभी मैंने आपको ये बताया आईक्यू का सबसे पहले यूज कब किया गया है। अभी क्वेश्चन के आंसर में क्यों नहीं बता रहे, थोड़ा सा आप अपना दिमाग चले स्ट्राइक कीजिए दिमाग में, तब आप इसको सॉल्व करिए। नेक्स्ट है बुद्धि अपने आसपास की समायोजन योग्यता है। बुद्धि अपने आसपास की समायोजन की योग्यता है, ये किसने कहा था? स्टेटमेंट पूछी हुई है तो बाइनेट ने ये स्टेटमेंट सॉरी जीन प्याजे ने ये स्टेटमेंट दी थी, नॉट बाइनेट, इट्स बाय जीन प्याजे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामान्य सीमा पूछी हुई है बुद्धि लब्धि की, तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया है ऑलरेडी, 100 के आसपास होती है। नेक्स्ट है कि अगर एक बालक की शैक्षणिक जो लब्धि है वो 70 से कम है, इस बालक को क्या कहा जाता है? मतलब जो बुद्धि लब्धि है, शैक्षणिक लब्धि मतलब कितना वो कर पा रहा है, यानी कि आईक्यू रेंज उसकी 70 से कम है, तो उसे क्या कहा जा सकता है? देखिए उसका जो ए ऑप्शन है दैट इज पिछड़ा बालक, दूसरा अपराधी या प्रतिभाशाली बालक कह सकते हैं हम उसे, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जिसका 70 से कम आईक्यू है तो उसे हम पिछड़ा बालक कह सकते हैं। लेकिन पिछड़े का मतलब यहाँ सिर्फ इसमें है कि उसका जो अधिगम है, यानी कि उसकी जो लर्निंग हो रही है उसमें वो पिछड़ गया है बाकी अपने सहपाठियों से, अपने पीयर्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक चाइल्ड की बात की गई है और उसकी जो है एकेडमिक अचीवमेंट की बात की गई है। एकेडमिक अचीवमेंट्स लेस देन 70, 70 से कम है अचीवमेंट्स उसके, आईक्यू 70 से कम है, तो कैसा बच्चा होगा? अभी मैंने बात करी है, तो आप सोचिए कैसा बच्चा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन पूछा हुआ है, कंसेप्ट ऑफ आईक्यू की सबसे पहले किसने दिया है? अगेन ये क्वेश्चन है। आईक्यू कैलकुलेट करना है, अब आपको नोट करिए। अगर एक मेंटल एज दी हुई है 5 साल और क्रोनोलॉजिकल एज दी हुई है आपके 4 साल, तो इसमें फॉर्मूला लगा के कितना आ जाएगा कैलकुलेट करिए। यहाँ से ये ईयर्स है, 4 से हम इसको कट कर लेंगे 25, और 5 इंटू 25 हमारा 125 आंसर यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन नॉन मेडिकल के पेपर में था, मैंने देखा 2-3 क्वेश्चन नॉन मेडिकल के पेपर में ऐसे थे कि थोड़ा मैथ्स थोड़ा सा मैं हल्का सा मतलब मोल्ड कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगा कि नॉन मेडिकल वाले हैं तो क्वेश्चन को घुमा देते हैं। देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2 नाम दिए हैं, देखिए क्वेश्चन को समझिए, रमेश और दूसरा नाम है अंकित। क्वेश्चन में कहा गया है कि रमेश और अंकित दोनों का आईक्यू सेम है और आईक्यू की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 120। आगे स्टेटमेंट है कि रमेश इज 2 ईयर यंगर देन अंकित, यानी कि अंकित क्या है? बड़ा है, रमेश छोटा है 2 साल उससे। तो आप बताइए कि अंकित की एज भी दी हुई है 12 साल है। देन मेंटल एज ऑफ रमेश, रमेश की मेंटल एज कैलकुलेट करनी है। तो बस क्वेश्चन को ही समझना है और इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आपके पास अंकित की जो है ये कौन सी एज है? क्रोनोलॉजिकल एज, नॉर्मल एज दी है तो क्रोनोलॉजिकल है। रमेश की एज कितनी हो जाएगी क्रोनोलॉजिकल एज? क्योंकि ये 2 साल छोटा है अंकित से, तो इसकी क्रोनोलॉजिकल एज हो जाएगी 10 साल। और आईक्यू दे के रखा है, मेंटल एज कैलकुलेट करनी है। तो देखिए मेंटल एज हमें कैलकुलेट करनी है, 1 सेकेंड। मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ये क्या होता है? आईक्यू निकलता है। आईक्यू ऑलरेडी दे के रखा हुआ है 120 है, पुट कर देंगे सारी वैल्यूज हम। क्रोनोलॉजिकल एज रमेश की 10 साल निकल के आती है। अब हमारे पास ये मेंटल एज हमें कैलकुलेट करनी है क्योंकि प्रश्न में वही पूछा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे ये जो 10 है ये इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। तो मेंटल एज आपके पास 12 वर्ष आ गई। बस मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है। नॉन मेडिकल वालों के लिए तो कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा आर्ट्स वालों को जो बिल्कुल मैथ्स के टच में नहीं है वो फंस सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में, वो भी सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल इजी सा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज एवरेज आईक्यू का दोबारा पूछा हुआ है, कौन सी रेंज में लाई करते हैं। नेक्स्ट है दैट इज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ, हाँ अब मैंने आपको कहा था कि आईक्यू तो हम पढ़ रहे हैं, ईक्यू भी है एक, इसका फॉर्मूला अलग रहता है, यहाँ पे आप इसको नोट कर लेंगे। यहाँ पे होता है दैट इज एजुकेशनल, जो आपका क्वेश्चन है दैट इज एजुकेशनल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, और इसको बोलते हैं हम एजुकेशनल क्वेश्चन बोलते हैं, वहां पे उसको इंटेलिजेंस क्वेश्चन बोलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एक जैसे ही मिले जुले क्वेश्चन ही पूछे हुए हैं, आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा और टॉपिक को भी अच्छे से समझ लीजिएगा। नोट्स अपने जिस तरीके से भी आप बनाते हैं बना लीजिएगा।
नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे वो करेंगे हम दैट इज इंटेलिजेंस टेस्ट। और बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन आए हुए हैं, एनसीईआरटी से भी करेंगे और एडिशनल कुछ क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको करवाऊंगी। अगर आपको मटेरियल पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।